नमस्कार दोस्तों। देखिए, मानसून वाला जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में, हम लोग वो वाला टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को दो टॉपिक जो है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, एक मिट्टी वाला टॉपिक और एक मानसून वाला टॉपिक, ये दो टॉपिक से ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन आएगा तो इन दो टॉपिक से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आता है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी वाला पोर्शन जो है हम लोगों ने कवर कर लिया है, ये वाला है जो हम लोग मानसून स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज एक वीडियो है, उसके बाद हो सकता है एक दो वीडियो इसमें और आएगा, ठीक है ना। आज की वीडियो में कवर नहीं होगा, इससे एक से दो वीडियो और आएगा तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा। देखिए, मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसका नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, और जितना लिख सकते हो उतना लिखो, ठीक है। और इसका हैंड रिटन नोट्स जो है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो अभी जो है वो ये वाला पोर्शन जो है वो समझने वाला पोर्शन है पूरा। मैं इसको, देखिए, ये जो मानसून वाला टॉपिक है उसको तब तक ये समझ में नहीं आएगा जब तक आप इंडियन ज्योग्राफी से उसको कनेक्ट करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारत में मानसून कैसे प्रवेश करता है, तो जब आप उसको समझ लेंगे तो ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि छत्तीसगढ़ में क्या पोजीशन है। उसके बाद फिर कैसे कैसे छत्तीसगढ़ में मानसून आता है भारत के रिस्पेक्ट में आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट छत्तीसगढ़ में समझने की जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो पहले मैं आपको वर्ल्ड कनेक्ट करूँगा, वर्ल्ड से फिर इंडियन ज्योग्राफी में, फिर भारत में कैसे प्रवेश करता है, और भारत से फिर छत्तीसगढ़ में आएंगे अपन। तो आपको ये चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएगी कि कैसे दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, क्यों उसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं, ये अपन पूरा डिटेल में आप समझेंगे। तो एक बार समझ लो, एक बार नोट कर लो, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये जो टॉपिक है रट के बनाओगे तो बहुत दिक्कत होगा, समझ के बनाओगे तो आसान होगा, ठीक है। तो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि आई होप आप लोगों को मेरा प्रयास पसंद आएगा। अगर मेरा प्रयास पसंद आया आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं अपन भारत में कैसे मानसून प्रवेश करता है। अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा पृथ्वी को समझ लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया हुआ हूँ, ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है, पृथ्वी जो है वो चपटी है, ठीक है ना। तो पृथ्वी जो है वो अंडाकार, ये इस तरीके के आकृति में है, ठीक। पहली चीज़। दूसरी चीज़, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर सीधी नहीं है, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, ऐसी नहीं है पृथ्वी। पृथ्वी कैसी है? ऐसी झुकी हुई है। यहां पे देख रहे हैं, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, ये है साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। आराम आराम से समझिए, नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव, ये दो ध्रुव हैं पृथ्वी के। पृथ्वी ऐसे खड़े ना होकर क्या है, टिल्टेड है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है, ठीक। एक चीज समझ लिया आप। अब रेखाओं को देखते हैं पृथ्वी के। ये जो है, ये जो बीच का दिख रहा है, इक्वेटर बोलते हैं जिसको, विषुवत रेखा, ठीक है ना। विषुवत रेखा बोलते हैं इसको, इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री इधर, ये भी 23.5 डिग्री है ना, 23.5 डिग्री उत्तर में, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है। कितना है? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं, कर्क रेखा है। और 23.5 डिग्री दक्षिण में यह है मकर रेखा आपका, ठीक है ना। यह है इक्वेटर, विषुवत रेखा, ठीक बीचों बीच, जो पृथ्वी को बीचों बीच दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। यह है आपका उत्तरी गोलार्ध, यह है आपका दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद ये इक्वेटर से 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा गई है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, और दक्षिण में 23.5 डिग्री एक रेखा गई है जिसको मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो हमारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध है, इक्वेटर के उधर वाला उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। ये भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये समझ में आ रहा है। भारत के बीच से कर्क रेखा गई हुई है, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये भारत दिख रहा है आप लोगों को, ये कर्क रेखा गई हुई है, यहाँ से कर्क रेखा है, ठीक। समझ गए? ये पूरा समझ में आया। यहीं से आप कनेक्ट करके अपन पढ़ेंगे, अब मानसून को समझेंगे। तो मैं अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मई से, ठीक। एक चीज समझ लीजिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये काम आएगा आप लोगों को अभी। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, ITCZ बोलते हैं इसको, इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। देखिए, मई के माह में क्या होता है, जो सूर्य होता है, सूर्य जो होता है उत्तरायण होता है सूर्य का। उत्तरायण का मतलब क्या होता है, समझ में है? उत्तरायण का मतलब जो सूर्य होता है वो इधर जाता है, इधर सूर्य की रोशनी लंबवत किधर पड़ती है, ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध कौन सा है? ये।
तो उत्तरायण का मतलब क्या होता है, सूर्य की किरणें लंबवत उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं। मई से पहले क्या होता है, मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 माह सूर्य की किरणें, ठीक है ना, एक मार्च में सूर्य की किरणें मतलब कि 21 मार्च को, जो मार्च होता है ना, उसमें 21 मार्च को विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं किरणें, सूर्य की किरणें 21 मार्च को। लेकिन 21 मार्च के बाद, मार्च से लेकर मई तक, सूर्य की किरणें उत्तर साइड में पड़ना चालू होती हैं, उत्तर दिशा में यहाँ पर पड़ना चालू होंगी लंबवत, तो उसी को कहते हैं उत्तरायण। तो मई के आते आते तक पूरा उत्तर में लंबवत पड़ना चालू हो जाती हैं सूर्य की किरणें, उसी को उत्तरायण कहते हैं। तो मई में सूर्य का जब उत्तरायण होता है तो किरणें लंबवत यहाँ पर पड़ती हैं उत्तरी गोलार्ध में। अब जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ेंगी तो जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी वो जो स्थल रहेगा, लंबवत डायरेक्ट पड़ रहा है सूर्य की किरण, तो वो गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाने के बाद वहाँ पर का जो नीचे का हवा रहेगा, मतलब जिस सरफेस पे सूर्य की किरणें पड़ रही हैं उसमें जो हवा रहेगा नीचे का, जमीन से टच किया हुआ, जमीन गर्म होगा क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। जब जमीन गर्म होगा तो नीचे का जो हवाएं रहेंगी, है ना भाई, ये सरफेस है, अब यहाँ पर जो हवाएं हैं, ठीक है ना, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, जमीन गर्म होगा, जमीन के ऊपर जो हवाएं हैं वो गर्म होंगी, हवाएं गर्म होकर क्या करेंगी, ऊपर की ओर उठेंगी। हरा भाई, गर्म होने के बाद हवा क्या हो जाता है, और हल्की हो जाती है, ऊपर उठेंगी, तो यहाँ पर क्या, एक बबल क्रिएट होगा, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई तो यहाँ खाली स्थान आ गया। अब जब खाली स्थान यहाँ पर आ गया तो जो बाकी क्षेत्र की हवाएं हैं वो इधर से यहाँ जाने का प्रयास करेंगी, इधर से ऐसा ऐसा ऐसा, इधर से नहीं जाएगी, मतलब इधर से यहाँ का हवा गर्म होकर ऊपर उठ गया तो बाकी जगह की जो हवाएं हैं उस क्षेत्र को भरने का प्रयास करेंगी कि नहीं। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहाँ पर क्या, निम्न दाब का क्षेत्र निर्मित हो गया, निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर निर्मित होने के कारण बाकी जो क्षेत्र की हवाएं हैं वो उस साइड, क्योंकि हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है तो उधर से क्या, निम्न दाब के क्षेत्र की ओर हवाएं जो होगी अट्रैक्ट होंगी, तो यहाँ पर आने का कोशिश करेंगी पूरी हवाएं। तो इसी क्षेत्र को कहते हैं ITCZ, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसी क्षेत्र को कहते हैं, ठीक है ना। अब समझ गए अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। अब देखते हैं मई माह में अपन पहुंचते हैं। तो मई माह में मैंने क्या बताया, सूर्य का उत्तरायण होगा, और चूंकि सूर्य का किरणें लंबवत उत्तर दिशा की ओर पड़ेगी, अर्थात भारत में पड़ेगी और उत्तर दिशा की, उत्तर मतलब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर क्या डेवलप होगा, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये क्या होता है समझा दिया मैं आपको। ये जब डेवलप होगा तब यहाँ पर क्या होगी, ये जो हवाएं हैं ऊपर उठेंगी, उसके बाद सब हवा उसको नीचे का गैप को भरने के लिए आएगा, इसी को कहते हैं अंतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अब मई माह में देखते हैं। मई माह में यहाँ पर देखो 5 मई के करीब ये वाला जो क्षेत्र है, 5 मई में यही ITCZ। अब देखो उत्तरायण हो रहा है तो यहाँ पर ITCZ 1 मई को पहुंचा, 2 मई को पहुंचा ITCZ। अब आगे बढ़ता जा रहा है ना, सूर्य जैसे जैसे उत्तर में जाता जा रहा है, सूर्य जैसे जैसे उत्तरायण होते जा रहा है, वैसे वैसे ये ITCZ ऐसे ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर यानी ये 5 मई को, 5 मई के बाद यहाँ पर पहुँचा, तो यहाँ पर अब क्या होगा, ITCZ बनेगा। ITCZ बनेगा तो आसपास की हवाओं को क्या करेगा, वो खींचेगा, जैसे कि यहाँ पर खींच रहा है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो अब जो हवाएं हैं वो इधर से आएंगी, इधर नमी लेके आएंगी, है ना। यहाँ पर क्या है, ये अरब की सागर, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है इस साइड, और इस साइड क्या है, अरब सागर, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पर समुद्र है दोनों साइड। तो जब ITCZ यहाँ जाएगा, फिर धीरे से यहाँ आएगा, फिर धीरे से यहाँ आएगा, तो जब आगे बढ़ता जाएगा उत्तरायण होने के साथ साथ, तो ये क्षेत्र जो है वो हवाओं को हवाएं इधर से खींचता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ऊपर जा रही है, हवाओं को खींचेगी, हवाएं इधर से समुद्र से नमी लेकर आएंगी, और नमी लेकर आके जब यहाँ पर पहाड़ों से टकराएंगी तभी तो वर्षा होगा, ठीक है। तो अब 5 मई को देखो, मई में यहाँ पर प्रवेश कर रहा है, तो मई में यहाँ पर जब प्रवेश किया तो इधर से नमी युक्त हवाओं को लेके आया और वर्षा हुआ। अब देखो यहाँ पर इसी को कहते हैं, इसी वर्षा को जब हवा ITCZ भारत में प्रवेश करेगा और आजू बाजू से हवा को नमी युक्त हवाओं को लेकर आएगा और पहाड़ से टकरा के वर्षा होगा, उसी को कहते हैं मानसून पूर्व फुहार। मानसून आया है क्या, नहीं आया है अभी, ये मानसून के पहले की बात है, मानसून 1 जून से आएगा, ये मई की बात कर रहा हूँ मैं। तो ITCZ क्रिएट हुआ सूर्य की उत्तरायण होने के कारण, तो यहाँ से आजू बाजू से हवा को, वहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, ITCZ क्रिएट हुआ, उसको भरने के लिए लेके आया, तो यहाँ पर क्या हुआ, मानसून पूर्व फुहार के कारण यहाँ पर वर्षा होगा। तो इसी के कारण यहाँ जो वर्षा होती है कर्नाटक में, अब यहाँ पर केरल के तट पे सबसे पहले वर्षा होगा ना, यहाँ केरल है,
तो केरल के तट पे सबसे पहले वर्षा होगा, उसी को वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। ये मानसूनी वर्षा नहीं है, मानसून के पहले की वर्षा है, जो ITCZ के कारण और सूर्य के उत्तरायण होने के कारण जो वर्षा हो रही है, तो उसी को केरल में आम्र वर्षा कहते हैं। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाएगा, 10 मई को कर्नाटक में वर्षा करेगा, उसी को कहते हैं चेरी ब्लॉसम, मानसून के पहले की वर्षा को। उसके बाद धीरे धीरे करके मई के बाद, मई के अंतिम सप्ताह में ये जो वर्षा है यहाँ पर पहुँचेगी बंगाल में। ITCZ का जो क्षेत्र है वो ITCZ बंगाल में क्रिएट होगा, और वैसे ही आजू बाजू के हवाओं को खींच के वहाँ से पहाड़ी से टकराकर वहाँ वर्षा होगी, उसी को कहते हैं बंगाल के काल बैसाखी। क्योंकि वो तब तक उस बैसाख माह, हिंदी माह में अगर गिने उसको, तो बैसाख माह आ जाए रहता है, जब तक ये जो वर्षा है धीरे धीरे ऊपर उठ के उत्तरायण हो रहा है, सूर्य धीरे धीरे ITCZ ऊपर पहुँच रहा है, और जहाँ जहाँ ITCZ पहुँच रहा है वहाँ वहाँ वर्षा हो रहा है, तो धीरे धीरे उसको क्या कहेंगे, ये चूंकि बंगाल में ये वर्षा बैसाख माह में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी कहते हैं बंगाल में। ठीक है, इसको काल बैसाखी कहते हैं। अब मई के अंत तक ये बंगाल तक पहुंच चुका है, उसके बाद मई के लास्ट में ये उत्तर भारत में पहुंच जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है ITCZ। अब यहाँ पर पहुंच गया, अब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पर हवाओं को खींचेगा, ठीक, हवाओं को खींचेगा। अब 1 जून का टाइम आ गया, अब मई खत्म हो गया, मई के अंतिम सप्ताह तक बंगाल पहुंचा था, अब आगे ऊपर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मई खत्म हो गया। अब मई के बाद 1 जून का वक्त आ गया। 1 जून में ITCZ कहाँ पहुंच गया है, उत्तर भारत में। यहाँ पर अब ITCZ क्या करेगा, लो प्रेशर क्रिएट करेगा, आसपास की हवाएं उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए आएंगी। तो यहाँ पर तो पूरा स्थल है ना, सरफेस है, यहाँ पर क्या था, समुद्र था। तो जो हवाएं आई थी वो नमी युक्त, नमी को लेकर आई थी समुद्र से नमी आया, नमी युक्त हवाएं आई थी और पहाड़ से टकरा के वर्षा कर दी थी। लेकिन यहाँ पर कोई नमी है क्या, समुद्र है क्या, नहीं है। यहाँ पर क्या है, भूमि है, स्थल है। अब ये जो हवाएं मैदानी इलाकों से आ रही हैं यहाँ पर को भरने के लिए, क्या ये हवाएं नमी लेकर आ सकती हैं, नहीं, क्योंकि समुद्र नहीं है। तो ये गर्म हवाएं आती हैं, क्योंकि ये स्थल क्या है, गर्मी के कारण उत्तर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र तो यहाँ है, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, भूमि जो है सरफेस है वो गर्म है, तो गर्म है जब भूमि, तो आसपास की जो हवाएं भी आएंगी वो गर्म हवाएं आएंगी। तो गर्म हवाएं चूंकि निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए आती हैं, ITCZ को भरने के लिए गर्म हवाएं आएगी, आसपास से खींच के ये वाला क्षेत्र को, यहाँ गर्म हवाएं उठ के ऊपर उठेंगी। अब इस क्षेत्र को भरने के लिए जब स्थल से पूरा हवाएं आएंगी, तो वही गर्म हवाएं चूंकि चलती हैं, पूरा उत्तर भारत में गर्म हवा चलेगा, क्योंकि ये क्षेत्र को भरने के लिए गर्म हवा आ रहा है। इसी गर्म हवाओं को कहते हैं लू। ठीक, लू का मतलब समझ में आया आप लोगों को। ये ITCZ यहाँ तक पहुँचा 1 जून तक। अब जून में यहाँ पर नमी युक्त हवाएं तो आएंगी नहीं, इसलिए वर्षा तो हो नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर स्थल से जो गर्म हवाओं को खींच कर जाएगा ना, तो पूरा उत्तर भारत में 1 जून को पूरा लू चलता है। वो गर्म हवाओं को, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को जून माह में लू कहते हैं। ठीक है, अब ये जून में 1 जून को, 1 जून के आसपास उस समय लू चलता है। ठीक, अब लू वाला चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को, उत्तर भारत में ये लू चलता है, समझ में आ रहा है। अब देखते हैं आगे, 1 जून, अब जून के माह से आगे बढ़ते गए, 2 जून, 3 जून, 5 जून, 10 जून। अब अगर आगे बढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो अब ये ITCZ धीरे धीरे और प्रभावशाली हो जाता है, मतलब और इफेक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा तेज़ी से। अब चूंकि सूर्य उत्तरायण हो चुका है, तो यहाँ पर सरफेस को गर्म कर रहा है, तो तेज़ी से गर्म कर रहा है, और उत्तरायण होता है सूर्य और उत्तर में जाएगा। अब 21 है ना, अब ये कर्क रेखा के लंबवत पड़ रहा है, और कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा के लंबवत है, मतलब ज़्यादा गर्म करेगा स्थल को। अब ये पावरफुल होते जाएगा। तो जो ITCZ यहाँ पर कि यहाँ से सिर्फ उत्तर भारत की हवाओं को खींच रहा है और उसको लू कह रहे हैं हम, वो ITCZ इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है कि वो इधर से भी हवाओं को खींचना चालू कर देता है, ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा ना। तो पहले यहीं तक की हवाओं को खींच रहा था, अब क्या करेगा, ये सब हवाओं को भी खींचना चालू करेगा, धीरे धीरे ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, यहाँ तक की हवाओं को खींचा और ज़्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, और ज़्यादा स्थल गर्म हो रहा है, गर्म होकर ऊपर हवाएं उठ रही हैं, इस क्षेत्र को भरने के लिए आसपास की हवाएं ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। अब ज़्यादा पावरफुल हो रहा है तो यहाँ तक आया, फिर उसके बाद यहाँ तक आया धीरे धीरे, अब यहाँ से हवाओं को खींचना चालू कर दिया है। तब ये जो होता है वो आपका जून माह में ये क्या करता है, इतना पावरफुल हो जाता है धीरे धीरे कि हिंद महासागर से चलने वाली हवाएं, इधर से ऐसा चल रही है ना हवा, हिंद महासागर है ये, हवा किधर से चल रहा है, ये चल रहा है, ये इन हवाओं को खींचना चालू कर देता है। ठीक है,
इन हवाओं को क्या कर देता है, खींचना चालू कर देता है। तो इन हवाओं को जब खींचना, ये ITCZ चालू कर देगा खींचना, तब यहां पर ये जो हवाएं, हिंद महासागर से आने वाली हवाएं भारत में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है। और चूंकि ये हवाएं, ठीक है ना, चूंकि ये हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश कर रहा है, ये देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये हवाएं किधर से प्रवेश कर रही, भारत में, ऐसा प्रवेश कर रहे हैं ना। तो ये इधर से प्रवेश कर रहा है दक्षिण पश्चिम दिशा से, इसलिए इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हवा तो इधर से इधर चल रहा है, ये हवा जो है वो, तो ये ऐसे घूम के ऐसे क्यों प्रवेश किया। तो इसके लिए हमको फेरल का नियम समझना पड़ेगा। फेरल का नियम, फेरल एक साइंटिस्ट थे, फेरल का नियम, इसको समझो। फेरल का नियम ये कहता है कि एस उत्तरी गोलार्ध में, ये बीच से काट दो इसको, एस को समझना, ठीक है ना। फेरल ने ये कहा, फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं, जिधर भी हवा रहेगा अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगा वो। और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाईं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं, ठीक, इसको समझना, ये एस से समझना। उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध, और यहाँ के नीचे, इक्वेटर के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने बाएं ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं। तब फेरल ने ये कहा था। तो अब ये जो हवाएं हैं इधर से इधर जो चल रही हैं, भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध की कर रहे हैं। तो फेरल के नियम अनुसार क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाहिनी ओर मुड़ेंगी ना, तो ये जो हवाएं हैं वो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। ये मुड़ने का समझ में आया, ये ऐसे चल रही हैं, इधर क्यों गया ये। तो हवाएं, चूंकि फेरल के नियम अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ने का प्रयास करती हैं, इसलिए जून के माह में जो हिंद महासागर की हवाएं हैं जिसको ITCZ खींच रहा है, वो अपनी दाहिनी ओर मुड़कर भारत में प्रवेश करती हैं। और चूंकि ये मानसूनी हवाएं जो होती हैं वो दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करती हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। समझ में आया, क्लियर। इसको दक्षिण पश्चिम मानसून क्यों कहा जाता है। अब ये हवाएं जो हैं, मानसूनी हवाएं यहाँ प्रवेश कर रही हैं, नमी को धारण किए हुए हैं, हिंद महासागर से आ रही हैं। अब देखो ये स्थल से नहीं आ रहा है, ये तो नमी को धारण किया हुआ है ना, ये हवा बहुत सारी नमी को अपने में एब्स्ट्रैक्ट किया हुआ है, एब्जॉर्ब किया हुआ है। अब ये हवाएं, नमी युक्त हवाएं, जब यहाँ पर, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है आपका वेस्टर्न घाट्स है, पूरा पश्चिमी घाट है ये, यहां से लेके गुजरात से लेके तमिलनाडु तक, केरल तक पश्चिमी घाट है। जब ये नमी युक्त हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवेश करके पश्चिमी घाट से टकराएंगी तो बहुत ज़्यादा वर्षा होगा, क्योंकि ये हवाएं तो बहुत ज़्यादा नमी धारण किए हुए, 1 जून के आसपास की बात कर रहा हूँ। अब जब यहाँ पर केरल से टकराया, ये है केरल आपका, केरल से टकराया ये हवा, तो केरल में पहाड़ है, पहाड़ से जब टकराएगा तो एक चीज़ और समझिए, एक कंसेप्ट आप लोग, ठीक, ये पहाड़ है। अब जब नमी धारण, हवाएं जो हैं वो समुद्र से आ रही हैं चूंकि, इसलिए नमी धारण किए हुए हैं। अब यहाँ पर कैसे वर्षा होता है आप लोगों को बता रहा हूँ। ये हवा जा रहा है इधर, हवा जा रहा है, अब इसे टकराएगा, अब हवा किधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाएगा तो हवा के पास जो नमी रहेगी, जो समुद्र से के जल से एब्जॉर्ब करके जो नमी लाएगा, उसी को नीचे छोड़ता है जब पहाड़ से टकराता है तो, ठीक है। पहाड़ से टकराएगा तो उस नमी को, हवा तो चला जाएगा ऊपर, क्योंकि पहाड़ से टकरा के ऊपर जाएगा, क्योंकि पहाड़ का ढलान ऊपर, मतलब ये ऊपर साइड है, तो ऊपर जाएगा हवा, लेकिन अपनी नमी उसके साथ ऊपर नहीं ले जा पाएगा, नमी को छोड़ देता है। तो जितना ऊंचा पहाड़ होगा उतना ज़्यादा हवा ऊपर जाएगा और उतना ज़्यादा नमी को छोड़ेगा। तो जितना ज़्यादा ऊंचा पहाड़ होगा वहाँ उतनी ज़्यादा वर्षा होती है। तो वर्षा का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्षा कहाँ ज़्यादा होगी कहाँ कम होगी, वो किससे डिपेंड करता है कि पहाड़ कहाँ कितना ज़्यादा है और कितना कम है, और किस दिशा में है पहाड़। क्योंकि जितना ज़्यादा पहाड़ होगा उतना ज़्यादा वहाँ पर जो नमी युक्त हवाएं हैं, मानसूनी हवाएं, वो उस पहाड़ से टकराएंगी और ऊपर उठेंगी और नमी को नीचे छोड़ेंगी, तो वहाँ उतना ज़्यादा वर्षा होता है। तो यहाँ पर समझ में आया आप लोगों को, वेस्टर्न घाट्स में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, दक्षिणी मतलब पश्चिमी घाट में। तो केरल के जो पहाड़ हैं पश्चिमी घाट के, वहाँ से टकराती हवाएं और अपनी नमी को छोड़ देती हैं। और केरल में क्या होता है, 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है उस समय, 250 सेंटीमीटर सबसे ज़्यादा वर्षा केरल, दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल के में 250 सेंटीमीटर वर्षा हुआ।
अब ये हवाएं जो हैं उधर आगे बढ़ती हैं तो ये जो पूरी पश्चिमी घाट है ये गुजरात से लेके केरल तक, केरला और कन्याकुमारी तक, ये पूरा पश्चिमी घाट में जून के माह में वर्षा होता है। ठीक है, अब ये धीरे धीरे इधर बढ़ रहे हैं। अब ये मानसूनी हवाएं कहाँ बढ़ रही हैं, इधर बढ़ते जा रही हैं। तो चूंकि ये जो केरल और कर्नाटक का जो पहाड़ है वो ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए इधर ज़्यादा वर्षा होता है। अब इधर आ रहा है हवा, अब इधर आ रहा है तो इधर जो पहाड़ है वो कम ऊंचा है, तो कम ऊंचा होगा तो कम ऊंचे तक हवा जाएगा, कम नमी को नीचे छोड़ेगा तो कम वर्षा होगा। तो इधर जब वर्षा है वो कम होता है, ठीक है ना, कम वर्षा हो रहा है। अब यहाँ से ये जो गैप देख रहे हैं आप, यहाँ से ये मानसून जो है वो इधर प्रवेश कर गया। यहाँ पर क्या है, ये जो पहाड़ है मैं जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर मध्य प्रदेश में है, नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियाँ हैं, नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटियाँ हैं। अब नर्मदा और तापी की भ्रंश घाटियों के बीच से ये जो मानसून हवा है, ठीक है ना, वो यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। ये देखो, ये प्रवेश कर रहा है ये। तो यहाँ पर तो क्या है, गिर और मांडव पहाड़ी है, मांडव और गिर पहाड़ी है। कहाँ पर, गुजरात में। तो ये पहाड़ से टकरा जाएगा यहाँ पर, मांडव पहाड़ियों से टकरा जाएगा, और मांडव पहाड़ी से टकरा के यहाँ पर तो वर्षा करेगा, लेकिन इसके जस्ट पीछे जो है वो मांडव पहाड़ी के पीछे ये मानसूनी हवा प्रवेश नहीं कर पाता। इसलिए जो मांडव पहाड़ी के पीछे वाला हिस्सा है, गिर और मांडव पहाड़ी के पीछे वाला हिस्सा है गुजरात का, वो सूखा रह जाता है, क्योंकि ये पहाड़ी कैसा है, ऐसा है, यहाँ टकरा के यहाँ वर्षा कर देगा, ठीक है ना। इसलिए गिर के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत हरे भरे हैं, लेकिन उसके पीछे वाला जो हिस्सा है गुजरात का, वो जो है वो सूखाग्रस्त होता है, क्योंकि वहाँ मानसून हवा प्रवेश नहीं कर पा रही है, पहाड़ के कारण रुक गई है वहाँ। उसके बाद ये हवा का है नर्मदा, ये वाला जो लाल कलर का दिख रहा है नर्मदा घाटी है, ये है जो तापी घाटी है, अब यहाँ पर प्रवेश कर रहा है। ऐसे ही ऑलरेडी इसका जो इफेक्ट है वो कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर घाटियों का वो नीचे है, अब यहाँ पर पहाड़ी से प्रवेश करके यहाँ पहुँचा। अब देखो छत्तीसगढ़ का, ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहा है। अब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये पहाड़ी इलाकों में भी वर्षा कर देता है, ठीक है ना। ये मानसूनी हवा जो इधर से आ रहा है ये पहाड़ी इलाकों में भी वर्षा कर देगा, लेकिन यहाँ आते आते तक इसका प्रभाव वैसे भी कम हो चुका है, क्योंकि यहाँ जितना भी नमी है उसको गिरा चुका है। अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है हमारा छत्तीसगढ़ में मैकल पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये मैकल पर्वत श्रेणी फैला हुआ है, यहाँ पर आपका बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा है ना, और राजनांदगांव तक पूरा मैकल श्रेणी फैला हुआ है। अब ये जो हवाएं हैं वो यहाँ पर टकराएंगी कि नहीं टकराएंगी, मैकल पर्वत श्रेणी से, मैकल पर्वत श्रेणी से टकरा जाएंगी। मैकल पर्वत श्रेणी से टकराकर यहाँ पर तो वर्षा कर देंगी मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में, लेकिन ये पूर्वी भाग में वर्षा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि यहाँ पर टकरा जाती हैं और आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून से केवल कितना % वर्षा होता है, 10% वर्षा होता है। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण पश्चिम मानसून से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं, एक तो नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों से ही उनका इफेक्ट कम हो चुका होता है, क्योंकि वो अपना जल यहां पर गिरा चुकी होती हैं, और उसके बाद यहां पर मैकल पर्वत श्रेणी उसको छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से रोक देता है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून से केवल 10% हिस्सा, 10% वर्षा होता है, अर्थात 25 सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में आपको पूछेगा तो कितना, 10% अर्थात 25 सेंटीमीटर वर्षा हो पाती है। क्यों? क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी उसको रोक देता है। और इसी कारण मैकल पर्वत श्रेणी के पिछला वाला इस इलाका है जो, जैसे कि आपका कवर्धा है, बेमेतरा है ना, और कौन सा है, कवर्धा, बेमेतरा और मुंगेली, ये 3 जिले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाते हैं। ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब इसके पीछे है कवर्धा, मुंगेली यहाँ पे है, और बेमेतरा तो यहाँ पे है, तो यहाँ पर तो वर्षा हो ही नहीं पाता। इसके कारण कवर्धा में भी वर्षा नहीं हो पाता, क्योंकि मैकल पर्वत श्रेणी इसको रोक देता है वर्षा को। तो इसके कारण इसको वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, 3 ठो को। अब समझ में आया आप लोगों को कि छत्तीसगढ़ में वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से 10% क्यों होता है। भारत में तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वर्षा होता है सबसे ज़्यादा, भारत का लेकिन अलग सिचुएशन है। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ किससे होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, लेकिन मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक चीज़ को करेक्शन करिएगा, मैं क्या बात कर रहा हूँ, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से। छत्तीसगढ़ में वर्षा जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है पूरी तरीके से, लेकिन छत्तीसगढ़ मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा और यह बंगाल की खाड़ी शाखा, तो अरब सागर शाखा से केवल 10% वर्षा होता है। ये बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पूरा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होगा छत्तीसगढ़ में ही, लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा, जो शाखा इधर से प्रवेश कर रही है, क्यों? क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो यहाँ पर आने के बाद 2 भागों में विभक्त हो जाता है। ये जो मानसून है वो 2 भागों में प्रवेश करेगा छत्तीसगढ़ में। कैसे?
मैं आप लोगों को मिटा के बताता हूँ पूरा क्लियर। एक चीज़ और ध्यान रखना, ठीक है, जो बता रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद ये जो हिंद महासागर से ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो घुस रहा है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक ये और एक ये होता है आपका बंगाल की खाड़ी। तो ये जो मानसूनी हवाएं हैं जो हिंद महासागर से आ रही हैं वो यहाँ पहुँचने के बाद एक तो इधर से प्रवेश करती हैं, दो भागों में बढ़ जाती हैं, दो भागों में बढ़ जाती हैं। तो अरब सागर शाखा से प्रवेश करेगा और ये वाला जो है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से प्रवेश करेगा। तो अरब सागर की शाखा से जो है वो जो प्रवेश करने वाली हवाएं हैं वो उन हवाओं को जैसे जैसे मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताया वो यहाँ तक पहुँचती है और यहाँ पर मैकल से पर्वत श्रेणी उसको रोक देती है। इसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून से छत्तीसगढ़ में वर्षा किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है पूरी तरीके से। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से चूंकि इन हवाओं को मैकल पर्वत श्रेणी रोक देती है, इसलिए दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से छत्तीसगढ़ में केवल 10% वर्षा हो पाती है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में एक शाखा तो इधर भी गया है, बंगाल की खाड़ी शाखा। अब जो बंगाल की खाड़ी शाखा इधर जाती है, ये हवाएं जो हैं वो सबसे पहले कहाँ टकराएंगी? यहाँ जाएगा ये आपका, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, यहाँ पर पहाड़ी है मेघालय में। तो ये जो अरब सागर शाखा है वो इधर चला जाएगा, गारो खासी जयंतिया खासी पहाड़ी पर टकराता है और 1080 सेंटीमीटर वर्षा करता है, जो विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र बन जाता है। खासी पहाड़ी, चेरापूंजी जिसको कहते हैं, मेघालय में है चेरापूंजी क्षेत्र। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर पूरा बंगाल की खाड़ी से क्या नमीयुक्त पानी नमी को एब्जॉर्ब किए हुए हैं और यहाँ पर जाके सीधा इसको यहाँ पहाड़ मिलता है तो यहाँ टकरा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? चेरापूंजी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा करता है 1080 सेंटीमीटर। तो इसी शाखा, यही शाखा एक इधर जा रही है, यही शाखा एक यहाँ से प्रवेश करती है। तो ये जो यही शाखा जो है यहाँ से जो प्रवेश करती है छत्तीसगढ़ में, उस शाखा से मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं, एक तो अरब सागर शाखा और एक बंगाल की खाड़ी शाखा। तो बंगाल की खाड़ी शाखा से छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा होती है क्योंकि यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं मिलता इसको, और ये पूरा वर्षा छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाती हैं और छत्तीसगढ़ में पूरा वर्षा करती हैं। अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से छत्तीसगढ़ में 10% अच्छा अर्थात 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से 90% वर्षा छत्तीसगढ़ प्राप्त करता है, अर्थात 125 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है या 139 इंच, ठीक है, 125 से 130 सेंटीमीटर या 139 इंच में अगर कहीं बोलेगा तो। इसको मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो आप लोगों को वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना, कैसे छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है और क्यों अरब सागर शाखा से छत्तीसगढ़ में वर्षा कम क्यों होता है, क्यों 10% वर्षा ही हो पाता है बाकी नहीं हो पाता है, क्योंकि ये वाली शाखा जो है यहाँ पर उसको ये जो मैकल पर्वत श्रेणी है उसको रोक लेती है छत्तीसगढ़ में पहुंचने से। लेकिन अरब सागर शाखा जो है, बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वो यहाँ पर तो वर्षा करती है, साथ साथ इधर से जो घुसेगा छत्तीसगढ़ में, इस तरीके से ये घुसता है ऐसा यहाँ, तो इस शाखा से छत्तीसगढ़ में 90% वर्षा प्राप्त होता है क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई पहाड़ नहीं आ रहा है, यहाँ पर पूरा प्रवेश कर पा रहा है। और कैसे कैसे वर्षा होता है? पहाड़ जैसे जैसा है, जितना ऊंचा पहाड़ है वहाँ उतना ही ज़्यादा वर्षा होगा, जितना कम ऊंचा पहाड़ है उतना कम वर्षा होगा। तो यहाँ पर प्रवेश करती है और यहाँ पर 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से होती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसका ये एक कारण है। अब देखिए राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान वाले हिस्से में, अब ये दक्षिण पश्चिम मानसून का ये वाला शाखा, एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, ये इंडियन हिस्ट्री का हिस्सा, इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा है, लेकिन बता रहा हूँ, ये जो है वो अरावली पर्वत ऐसे फैला हुआ है, ऐसे लंबवत। तो ये जो है अब ये तो इधर चला गया। अब एक हवा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये यहाँ जाएगा। अब अरावली पर्वत में गुरु शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर, उसकी सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जो है वहाँ से तो टकराता है, वहाँ पर वर्षा होता है, लेकिन बाकी जगह पे क्या होता है, ये हवाएं जो हैं ऐसे जा रही हैं ऐसे। अब ये चूंकि ऐसा है, जो पहाड़ है अरावली पर्वत श्रृंखला वो ऐसा है, तो ये पहाड़ उसके सीधा सीधा निकल जाता है, पैरेलल में ऐसे निकल जाता है ये हवा, ये टकरा नहीं पाता। अगर ये
पहाड़ ऐसा होता तो यहाँ पर टकराता, और टकराने से मैंने आपको ये वाला जो ग्राफ बताया था, टकराता तब तो नमी को नीचे छोड़ता और वर्षा होता, लेकिन ये पहाड़ ऐसे है इसलिए वर्षा ऐसे निकल जाता है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून का जो मानसूनी हवाएं हैं वो सीधे सीधे निकल जाती हैं, इसलिए गुरु शिखर के पास जो उच्चतम चोटी है गुरु शिखर, वो तो बहुत ऊंचा शिखर है तो इसलिए वहां से टकराकर वर्षा कर देती है, लेकिन गुरु शिखर को छोड़ के राजस्थान के बाकी हिस्से में वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए राजस्थान जो रहता है वो अत्यंत सूखाग्रस्त प्रदेश है, क्योंकि वहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। पहाड़ ऐसा रहता तब वहां से टकरा के वर्षा करता, लेकिन पहाड़ ऐसा है तो पैरेलल यहां से निकल जाती हैं, इसलिए राजस्थान जो है वो सूखाग्रस्त इलाका है। ठीक है, तो ये पूरा मैंने आपको क्या बताया, वर्षा का डिस्ट्रीब्यूशन की, क्यों छत्तीसगढ़ की ये वाला शाखा से कम वर्षा होता है, ये वाला शाखा से ज़्यादा वर्षा होता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। जब नेक्स्ट वीडियो में अपन आएंगे तो इसके आगे की चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में, और छत्तीसगढ़, अभी तो मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में छत्तीसगढ़ को बताया हूँ, एक ब्रीफ डिस्कशन, मतलब आपको एक ओवरव्यू बताया हूँ। इसके बाद मैं आपको फैक्ट्स लिखवाऊंगा और फिर चीज़ें बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ का मानसून बेसिकली अब अपन पहुँच गए कहाँ, विश्व से अपन पहुँचे अपन कहाँ, यहाँ भारत से अपन पहुँचे कहाँ, छत्तीसगढ़। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में क्या बताऊँगा, छत्तीसगढ़ में बेसिकली कैसे कैसे कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है और क्या क्या किस किस माह में वर्षा होता है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते करते मैंने क्या बताया, 1 जून को यहाँ वर्षा हुआ, उसको क्या क्या बोलते थे बताया, 1 जून को यहाँ केरल में मालाबार तट पे वर्षा हुआ, लेकिन यहाँ पहुँचते तक क्या हो जाता है 15 जून। तो लगभग 10 से 15 जून को क्या करता है, मानसून जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। ठीक है, इसको भी याद रखना। और मानसून को कहाँ प्रवेश करता है, 10 से 15 जून को प्रवेश करता है। ठीक, आई होप मैं इसका जो PDF है ना, हैंड रिटन नोट्स है, उसका PDF मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे जाके आप उसको डाउनलोड करके आप उसको पढ़िएगा, आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और अच्छे से। ठीक है, तो उसमें आप लोग उसको जाके पढ़िएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं, उस पर आप लोग आके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड अपन आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।